गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? ओके। ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है क्या? ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था वो पढ़ के आए आप लोग? लास्ट क्लास में जो भी चीजें बताई थी वो पढ़ी आपने? एक बार लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था वो मुझे बताएंगे क्या? लास्ट क्लास में आपको जो पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ सॉलिड बता दिए थे। ओके। क्रिस्टलाइन एमोर्फस बता दिए थे ना? ठीक। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसमें। ओके, ये टॉपिक हो गया था मतलब, है ना? चलिए आगे इसको समझते हैं। देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टल लैटिस। देखो इसका पहले मतलब क्या है, पहले ये समझते हो, है ना? बेसिकली जो हम 3 डायमेंशनल लैटिस की बात करते हैं, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल की बात करते हैं, तो उस क्रिस्टल के अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, जो भी उसकी कंस्टिट्यूएंट है, वो एक पीरियोडिक पैटर्न फॉर्म करता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। ये हम पढ़ चुके हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और पीरियोडिक पैटर्न होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, ये हमें मालूम है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ये बात समझ में आती है ना? तो अगर हम उन मॉलिक्यूल्स, आयंस या एटम्स की पोजीशन को पॉइंट्स के थ्रू डिनोट करते चले, मतलब जैसे जहां पे भी सपोज, मतलब क्लास में तो एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि जैसे 3 रो हैं, है ना, बच्चे उसमें बैठे हुए हैं, तो हर स्टूडेंट को का डिनोशन एक पॉइंट्स के थ्रू किया जाए। ठीक है, तो एक लैटिस बनता है ना? उसी तरीके से जो क्रिस्टल के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं या एटम्स हैं, उनको मैं पॉइंट के थ्रू डिनोट करता चलूं। ठीक है, तो एक लैटिस फॉर्म होता है। देखिए सपोज मैं इस तरीके से पॉइंट फॉर्म में उनको बना रहा हूं, देख रहे हैं? मान लो ये मैंने आपका 2D पॉइंट्स बना रखा है, ठीक है, 2 डायमेंशनल लैटिस बना रखा है, जहां पे हर एक पॉइंट को बोलता हूँ लैटिस पॉइंट। बेसिकली लैटिस पॉइंट किसको बताता है? पोजीशन ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, है ना? तो अगर मैं इसको आपस में बेटा कनेक्ट करता चलूं, देखो अगर मान लो मैंने इस तरीके से इनको आपस में कनेक्ट कर लिया, तो एक सबसे छोटी एंटिटी, अगर मैं इन लैटिस पॉइंट्स को आपस में मिलाते चलूं, ठीक है, लैटिस पॉइंट को आपस में जोड़ते चलूं, तो जो सबसे छोटी एंटिटी होगी जिसका मैं रेपिटेशन करता चलूं थ्रू आउट, मतलब यहाँ तो मेरे पास 2 एक्सिस है, एक तो एक्स एक्सिस दिख रही है, एक वाई एक्सिस है। हालांकि एक्चुअल स्ट्रक्चर्स आर 3D स्ट्रक्चर्स, तो अगर मैं इनको रिपीट करता चलूं, यहाँ तो 2 एक्सिस दिख रही है मुझे, तो क्या होगा? ये सेम टाइप ऑफ लैटिस जो है, ये सेम पैटर्न जो है, अब इसको स्क्वायर मान लो, सपोज स्क्वायर है, स्क्वायर लेटिस है, तो ये स्क्वायर लेटिस क्या होगा? पूरा मुझे एक स्क्वायर का पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, बहुत सारे स्क्वायर्स आपस में क्लब्ड दिखाई देंगे।
ठीक है, तो ये जो सबसे छोटी बेसिक एंटिटी है ना, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। ठीक है, स्मॉलेस्ट पैटर्न है ये, जिसको मैं रिपीट करता चलूं, विच कैन फॉर्म द होल क्रिस्टल, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। बेटा ये तो 2D लैटिस है, बट एक्चुअली स्ट्रक्चर्स आर 3 डायमेंशनल, है ना। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। तो लैटिस भी कैसा होगा, 3 डायमेंशनल लैटिस होगा। यहाँ तो मैं बोर्ड के प्लेन पे बना रहा हूँ, इसलिए 2D लैटिस बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तो बोर्ड के प्लेन पे बना रहा हूँ, इसलिए 2 डायमेंशनल लैटिस है। बट एक्चुअल स्ट्रक्चर क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। तो अगर मैं वहां पे पोजीशन ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या आयंस को लोकेट करूं, तो जो लैटिस बनेगा दैट विल बी 3 डायमेंशनल लैटिस। जो पॉइंट्स दिखेंगे मुझे, वो तो कैसे दिखेंगे, 3 डायमेंशन के अंदर दिखेंगे, है ना बेटा। तो वहां से जो लैटिस, जो यूनिट सेल बनेगा, वो भी कैसा होगा, 3 डायमेंशनल होगा। तो देखिए मैं एक 3 डायमेंशनल यूनिट सेल बना रहा हूं, उसको मैं डिफाइन कैसे करूंगा ये भी बताता हूं, बस ध्यान से देखते रहो आप लोग। यार इतना मोटा क्यों चल रहा है। चलो इसकी मर्जी। बेटा मैंने एक 3 डायमेंशनल यूनिट सेल बना रखा है। कुछ भी हो सकता है, पैरेललोपाइप हो सकता है, इट मे बी क्यूब हो सकता है ये, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, स्क्वायर रेक्टेंगुलर लैटिस एग्जिस्ट करते हैं, बट 2 डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। 2 डायमेंशन में इवन टोटल 5 टाइप ऑफ लैटिसेस एग्जिस्ट करते हैं। स्क्वायर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, रोम्बस होता है, ट्रायंगुलर होता है, और एक सेंटर्ड रेक्टेंगुलर होता है। बट अपने सिलेबस की बियॉन्ड है, तो उन चीजों पे हम नहीं जाएंगे जो चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है। मोस्टली क्यूब नहीं, इट मे बी पैरेललोपाइप, कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो सारी चीजें अभी अपन डिस्कस करेंगे, तो आप उन चीजों पे मत जाओ। अभी जो बता रहा हूँ उसको सीखने की कोशिश करो, ठीक है। जो बता रहा हूँ उसको सीखने पे ध्यान दो। तो मैंने एक छोटा सा यूनिट सेल बना रखा है 3 डायमेंशन में। और भी लैटिस पॉइंट्स होंगे, यहाँ भी लैटिस पॉइंट्स होंगे, इवन यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, मतलब इनसे और सारे क्यूब भी बन सकते हैं। ये जो आपका यूनिट सेल है, इट विल बी एक्सटेंडेड टू इनफाइनाइट अलोंग एवरी डायरेक्शन। लाइक एक्स डायरेक्शन में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। इधर भी आपको यूनिट सेल दिखेगा, इधर भी बहुत सारे यूनिट सेल हैं, इनके ऊपर भी स्टैक्ड हैं, इनके आगे भी स्टैक्ड है। इवन एवरी डायरेक्शन यूनिट सेल एग्जिस्ट, यहाँ पे हर डायरेक्शन में आपका यूनिट सेल दिखेगा, है ना। तो अब देखिए इस यूनिट सेल को कैरेक्टराइज कैसे करते हैं बेटा। जैसे मान लो ना, मैंने इस एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लिया, ठीक है। ये वर्टिकल एक्सिस जो थी, इसको वाई एक्सिस ले लिया, और ये एक्सिस इसको जेड एक्सिस ले लिया, ठीक है। तो अभी क्या कर रहा है ना, कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक इंटरसेप्ट कट कर रहा है। इसकी एक्स एक्सिस में एज लेंथ कितनी है, मान लेता हूं मैं ए है। अलोंग एक्स एक्सिस एज लेंथ इज ए, इसको ए वेक्टर मान लिया। इतना इंटरसेप्ट काटा इसने, इसको ओरिजिन मान लिया इस वाले पॉइंट को, तो इसको बोल रहा हूँ ए वेक्टर। हाँ, 2D में भी कुछ मॉलिक्यूल्स की शेप होते हैं, बोरॉन से रिलेटेड कुछ कंपाउंड 2D में होते हैं। वाई एक्सिस में जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बी वेक्टर। अलोंग जेड एक्सिस इट इंटरसेक्ट सी वेक्टर, ठीक है। तो ए बी और सी वेक्टर इज करस्पॉन्डिंगली इंटरसेप्ट अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो एक तो मैंने एज लेंथ डिफाइन कर ली, ए बी और सी वेक्टर। अब देखिए एंगल्स डिफाइन करने पड़ते हैं। एंगल्स कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, वाई एक्सिस के अलोंग बी वेक्टर है। इसके बीच के एंगल को मैं बोलूंगा गामा। ये वाला जो एंगल है वो गामा है। ध्यान से देखिएगा, एक पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर है जिसको हमें मानना पड़ता है। आप किसी भी एंगल को गामा अज्यूम नहीं कर सकते। फिर जो
ए वेक्टर और सी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, इसके बीच के एंगल को बोलेंगे बीटा, ये एंगल बीटा है, ठीक है। और बी और सी वेक्टर के बीच का एंगल क्या बोला जाएगा, अल्फा। ये फिक्स नोमेनक्लेचर है बेटा, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, इसके बीच का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड अल्फा, इस तरीके से। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो बेटा अगर किसी कोई भी यूनिट सेल है, यूनिट सेल क्या होता है, सबसे बेसिक एंटिटी होती है किसी भी क्रिस्टल की 3 डायमेंशन के अंदर, जिसका मैं रेपिटेशन करता चलूं अलोंग ईच एंड एवरी एक्सिस, जिससे मेरा कंप्लीट क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो उस यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के 6 पैरामीटर हैं। दे आर एजेस along axis that are a vector, b vector and c vector, और 3 पैरामीटर कौन से, एंगल्स, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। ये टोटल 6 पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स टू डिफाइन ए यूनिट सेल। ठीक है, किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए ये टोटल 6 पैरामीटर हैं, जिसके थ्रू मैं यूनिट सेल को बता सकता हूं। आगे देखते हैं। इसके बाद आ रहा है टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल बेटा 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज प्रिमिटिव, सेकेंड इज सेंटर्ड। प्रिमिटिव क्या होता है, ऐसा यूनिट सेल जिसमें लैटिस पॉइंट प्रेजेंट हो केवल और केवल उसकी कॉर्नर्स पे। जैसे मान लो मैंने एक यहाँ पे एक यूनिट सेल बना लिया इस तरीके से, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं इसमें, काउंट करके बताइए फटाफट, कॉर्नर्स बताओ बेटा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो लैटिस पॉइंट्स मिल रहे हैं दे आर एट कॉर्नर पोजीशन ओनली, सारे कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड हैं थ्रू एटम्स। तो इस यूनिट सेल को क्या बोलूंगा, प्रिमिटिव, जिसमें लैटिस पॉइंट्स कहां दे रखे हो, केवल और केवल कॉर्नर्स पे। लैटिस पॉइंट का क्या मतलब, वो जगह जिसपे एटम, आयंस या मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। ठीक है, मोटिव भी बोलते हैं उसको, ध्यान रखिएगा। तो प्रिमिटिव में लैटिस पॉइंट्स एट कॉर्नर्स ओनली, और कोई पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं होगी इसमें। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकेंड वन इज सेंटर्ड। बेटा सेंटर्ड में क्या होता है कि कॉर्नर तो याद रखना सब में ऑक्यूपाइड, प्लस एनी अदर पोजीशन इनसाइड द यूनिट सेल। कॉर्नर के अलावा कोई ना कोई एक पोजीशन ऐसी होगी जो यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होगी। क्लियर है? तो देखिए जैसे इसमें 3 टाइप है। फर्स्ट वन इज बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, ये सारे कॉर्नर्स ऑक्यूपाई है, ठीक है, प्लस एक एटम प्रेजेंट है इनसाइड द बॉडी ऑफ यूनिट सेल, और वहां वो बेसिकली है कहां पे, बॉडी के सेंटर में, दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड। लैटिस पॉइंट कहां होंगे, लैटिस पॉइंट्स आर एट
कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर। क्लियर बच्चों? ये कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर। इसी में सेकंड वन इज फेस सेंटर्ड थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, 12th क्लास में ये सब पढ़ा होगा ना? एनसीईआरटी पढ़ी आप लोगों ने? ओके तो बेटा देखिए, इसमें लेटेस्ट पॉइंट कहाँ होंगे? सारे कॉर्नर्स तो भरे हर जगह मिलेंगे। कॉर्नर्स पोजीशन हमेशा ऑक्यूपाइड दिखेगी। ठीक है, प्लस सेंटर ऑफ ईच फेस। फेस कितने हैं अभी बताइए? फेस कितने हैं बेटा? 6 है, दिख रहा है सबको? तो देखिए, ये टॉप वाला फेस का सेंटर लिया, देखो ये फेस सेंटर है 1, बॉटम वाले फेस का सेंटर लिया 2, 2 हो गया। फिर देखिए इधर 3, 4, एक फ्रंट वाला फेस, आगे वाला फेस और एक पीछे वाला फेस, फेस का सेंटर। ठीक है, तो ये फेस सेंटर्ड। हाँ, टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने होंगे? 14 होंगे। लैटिस पॉइंट्स कहाँ है बेटा? पॉइंट्स एट कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर। ठीक है, क्लियर है? इसमें एक और टाइप एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड, देखिए इसमें क्या होता है, कॉर्नर्स पता है सब में ऑक्यूपाइड है। ठीक है, कॉर्नर्स सारे ऑक्यूपाई कर लिए। अब देखिए एंड सेंटर्ड में होता क्या है, यहाँ पे 3 सेट ऑफ अपोजिंग फेसेस हैं, 3 सेट ऑफ अपोजिंग फेसेस हैं। अगर टॉप वाले फेस की बात करूं तो बॉटम वाला फेस अपोजिंग फेस है। अगर इधर लेफ्ट वाले को लूं, सॉरी राइट वाले को लूं तो लेफ्ट वाला अपोजिंग फेस हुआ, फ्रंट वाले को लूं तो बैक वाला अपोजिंग फेस है। 3 सेट्स ऑफ अपोजिंग फेसेस हैं। ये बात क्लियर है सबको? तो यहाँ पे जो लेटेस्ट पॉइंट मिलता है, ओनली एट वन सेट ऑफ अपोजिंग फेस सेंटर एटम, ओनली वन सेट ऑफ अपोजिंग फेस सेंटर एटम, केवल एक अपोजिंग फेस सेंटर पे मिलेगा। सपोज अगर मैं टॉप फेस ले रहा हूं बेटा, तो मुझे साथ में बॉटम लेना पड़ेगा, मैं किसी और फेस को ले नहीं सकता। अगर मैं राइट लेता तो मुझे लेफ्ट लेना पड़ता, अगर मैं फ्रंट फेस सेंटर लेता तो मुझे बैक फेस सेंटर लेना पड़ता। ठीक है, तो लेटेस्ट पॉइंट्स की बात करें तो लेटेस्ट पॉइंट्स एट कॉर्नर्स प्लस any two opposite face centers। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? हाँ, इसको एंड सेंटर्ड बोलते हैं। रिपीट करने का वैभव कुछ भी नहीं है इसमें, सारे कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड है, 3 सेट ऑफ अपोजिंग फेसेस है, एटम्स आर प्रेजेंट एट एनी वन सेट ऑफ अपोजिंग फेस सेंटर्स, किसी भी एक अपोजिंग फेस सेंटर्स पे एटम्स प्रेजेंट है। क्लियर है? ठीक है, तो हमने सबसे पहले बात की लैटिस की। ठीक है, लैटिस में देखा कि हमने जो पॉइंट्स है उनको डिनोट करते चले, हम पॉइंट्स को, एटम्स को पॉइंट्स के थ्रू डिनोट करते चले, तो वहां से एक लैटिस स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा है। उस लैटिस स्ट्रक्चर्स में
जो सबसे छोटी एंटिटी है 3 डायमेंशन में, क्योंकि एक्चुअली क्रिस्टल जो होता है वो 3 डायमेंशनली होता है, तो जो सबसे छोटी एंटिटी है ना उसको मैं यूनिट सेल बोल रहा हूँ। फिर यूनिट सेल को, अब यूनिट सेल तो बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, तो 3 डायमेंशनल यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए हमने 6 पैरामीटर्स की बात की। पानी 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 लेना पड़ा। तो उसमें क्या बोला मैंने कि एक तो एजेस लेंगे हम एबीसी, और 3 एंगल्स लेंगे बिटवीन एजेस जो कट रहे हैं एंगल्स। तो 6 पैरामीटर है जिनके थ्रू यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं। फिर मैंने बताया आपको कि लैटिस पैरामीटर्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग 2 टाइप के यूनिट सेल होते हैं। फर्स्ट इज प्रिमिटिव, सेकंड इज सेंटर्ड। प्रिमिटिव यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट्स कॉर्नर पोजीशंस पे होते हैं, और सेंटर्ड में कॉर्नर्स प्लस एनी अदर पोजीशन इनसाइड द यूनिट सेल। वो कितने टाइप के? 3 टाइप के, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। तो यहां तक हमने सीखा। इसमें अगर किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहां तक जो बताया उसमें अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए बेटा इसमें। अब देखिए, ये जो मैंने आपको लैटिस पैरामीटर बताए थे, मैं सबल बिल्डिंग से पढ़ा रहा हूँ। जो मैं यूनिट सेल की बात कर रहा था, उसमें लैटिस पैरामीटर 6 होते हैं, एबीसी, अल्फा, बीटा, गामा। उन एबीसी और अल्फा, बीटा, गामा की वेरिएशन के अकॉर्डिंग 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल्स हो सकते हैं। कितने क्रिस्टल हो सकते हैं? 7 टाइप के, जिनको मैं बोलता हूं 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम। ध्यान से देखना, ब्रेविस लैटिस भी आपको यहीं से समझ में आएगा, तो ध्यान से देखना। देखो 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से हैं? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रंबोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक। बेटा ये इतने खतरनाक नाम है, याद कैसे रखेंगे? तो आप उसके लिए कीवर्ड्स याद रख सकते हो कि क्लास टीचर ऑफिस में हंसती रहती थी। हाँ, एंड सेंटर्ड में 10 लेटेस्ट सेंटर, 10 लेटेस्ट पॉइंट होते हैं, लेटेस्ट सेंटर नहीं होते। कैसे याद रख सकते हो? क्लास टीचर ऑफिस में हंसती रहती थी। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हो इस तरीके से। सी फॉर क्यूबिक, क्लास। ठीक है, टी फॉर टेट्रागोनल, O for ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। तो ये एनालॉजी आप यूज करके इसको याद कर सकते हो। अब देखिए लैटिस पैरामीटर्स इनके कैसे लिखते हैं, उस पे आते हैं। बेसिकली क्लासिफिकेशन लैटिस पैरामीटर्स के बेस पे ही है। बेटा क्यूबिक में मुझे पता है कि सारी एजेस बराबर होंगी, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तीनों एजेस बराबर, ऑल द एंगल विल बी सेम, इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये क्यूबिक के लेटेस्ट पैरामीटर हो गए। कोटा, महाराष्ट्र, गुड, ये भी अच्छा है। COT, MHRT, नाइस। टेट्रागोनल, अब देखिए टेट्रागोनल में क्या होता है, थोड़ा सा इसको याद करने का तरीका समझ लो। मेंस में भी पूछा है, एडवांस में भी एक बार आया हुआ है। हाँ, एक बार ट्रिक दोबारा। क्लास टीचर ऑफिस में हंसती रहती थी। ठीक है, ये ट्रिक है, क्लास टीचर ऑफिस में हंसती रहती थी। आपके पास आप बैठा करो तो कॉपी पेन लिख के बैठा करो, जो भी मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा चीजें वो लिख लिया करो। अब देखिए टेट्रागोनल कैसे पढ़ेंगे, इसमें 2 एजेस बराबर, थर्ड वन इज डिफरेंट। क्यूबिक सबको पता है, क्यूबिक में तीनों एजेस आपस में इक्वल, टेट्रागोनल में 2 बराबर, थर्ड वन इज डिफरेंट। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों अलग, पहले में तीनों बराबर, दूसरे में 2 बराबर, तीसरे में तीनों अलग। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब बेटा यहां पे ना मिरर रखो और इसी का रेपिटेशन मार लो। तो अगर मिरर रख के इसी का मैं मिरर इमेज ले लूं तो कैसे दिखेगा?
A not equal to B not equal to C, A equal to B not equal to C, and A equal to B equal to C. ये समझ में आया? बताइए, ये क्लियर है? पहले में तीनों एजेस बराबर, दूसरे में दो बराबर, थर्ड वन इज डिफरेंट, तीसरे में तीनों डिफरेंट, इसी का मिरर इमेज में, इसी का रेपिटेशन मार दिया मैंने रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, एंगल्स की बात करें, क्यूबिक में तीनों एंगल बराबर 90 डिग्री के, टेट्रागोनल में भी तीनों एंगल बराबर 90 डिग्री के, ऑर्थोरोम्बिक में भी तीनों एंगल बराबर 90 डिग्री के, मोनोक्लिनिक, ये इंपॉर्टेंट है, मेंस से पूछा भी है, टू एंगल्स आर सॉरी बीटा नहीं, मोस्ट ऑफ द केस गामा लिखते हैं क्योंकि हमने नॉमिनोक्लेचर डिफाइन कर रखा है, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, two angles are 90 degree, third one is different from 90 degree. हेक्सागोनल मुझे मालूम है कि दो एंगल 90 डिग्री, थर्ड वन इज 120 डिग्री, 120 डिग्री। क्लियर? रोम्बोहेड्रल में सारे एंगल बराबर होते हैं बट दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ बताऊंगा क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे वो भी बताऊंगा। ठीक है, आप तो पहले फोकस करो। बेटा ट्राई क्लिनिक मेरे जैसा है, इसके साथ कुछ भी नहीं है। देखो, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मोस्ट अनसिमेट्रिकल लैटिस इज ट्राइक्लिनिक, व्हाइल मोस्ट सिमेट्रिकल वन इज क्यूबिक सिस्टम। बताइए, क्लियर है? हाँ सॉरी, कोई भी 90 डिग्री के बराबर, सही बात। हाँ अभी ठीक है, ठीक है आगे देखते हैं इसमें। फिर सिनेरियो क्या है, ध्यान से देखना। अब देखो, मैंने आपको ये बताया ना कि किसी भी यूनिट सेल के चार टाइप हो सकते हैं, एक प्रिमिटिव और तीन सेंटर्ड। ठीक, एक प्रिमिटिव होता है और तीन सेंटर्ड होते हैं, यानी हर एक क्रिस्टल सिस्टम के चार क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। हाँ, रंबोहेड्रल एंड ट्राइगोनल आर सेम। तो हर क्रिस्टल सिस्टम के चार टाइप हो सकते हैं, मेरे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है, यानी टोटल 28 पॉसिबिलिटीज है, 7 into 4। क्लियर? भाई हर यूनिट सेल के चार कैटेगराइजेशन हो सकते हैं, मेरे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है, 7 क्रिस्टल सिस्टम है, टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिट सेल इज 28। बट नेचर में बेटा केवल 14 टाइप ऑफ यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं, बाकी जो 14 टाइप हैं वो रेपिटेशन है। मतलब आप ये भी बोलते हैं उसको कि वो सिमेट्री को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। अभी ये बात आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। बेटा प्रिमिटिव सब में होता है, प्रिमिटिव सभी रखते हैं, प्रिमिटिव सबके पास है। 7 हो गए पहले से। ठीक, क्यूबिक सिस्टम हम पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि प्रिमिटिव होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है और फेस सेंटर्ड होता है। ठीक, टेट्रागोनल में प्रिमिटिव होता है और बॉडी सेंटर्ड होता है। ऑर्थोरोम्बिक ऐसा सिस्टम है जिसमें चारों होते हैं। चारों कौन से? प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव होता है, एंड सेंटर्ड होता है, बाकी तीनों में एक एक होते हैं। देखो जरा, अब इनको बेटा काउंट करते हैं, ये याद भी रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इनको बोलते हैं ब्रेविस लैटिस।
ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस। ये जो 14 टाइप ऑफ लैटिसेस पॉसिबल है, जो 14 डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल पॉसिबल है, उनको मैं क्या बोलता हूं, ब्रेविस लैटिस। ठीक है, ये टोटल 14 पॉसिबल यूनिट सेल, इनके अलावा 15 नहीं होता। नेचर में केवल 14 टाइप ऑफ यूनिट सेल होते हैं और यही है वो। बाकी जो रेस्ट 14 है वो सिमेट्री एलिमेंट्स को फॉलो नहीं करते। आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पढ़ाया जाएगा, उसमें ट्रांसलेशनल सिमेट्री पढ़ाई जाएगी, रोटेशनल सिमेट्री पढ़ाई जाएगी, मिलर इंडिसेस पढ़ाए जाएंगे। तो उनके बेस पे जो बाकी के 14 टाइप ऑफ यूनिट सेल है वो रूल आउट हो जाते हैं, वो नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ, अब जैसे किसी ने पूछा क्यूबिक में एंड सेंटर्ड क्यों नहीं होता, है ना, वंदना नहीं, वेदन वेद आनंद झा ने पूछा कि क्यूबिक में एंड सेंटर्ड क्यों नहीं होता जबकि वो तो सिमेट्रिकल है। देखिए उसका कारण, और बेटा कैसे पता आपको सिमेट्रिकल है, अब पता है क्यूबिक में 4 3-fold एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है, यानी हर 120 डिग्री रोटेशन पे सेम क्रिस्टल टाइप ऑफ रिपीट होता है। नहीं, इनके एग्जांपल्स नहीं याद करने आपको, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही केवल याद करना है, उसके अलावा एक सिंगल चीज बेटा बाहर से नहीं आएगी। इवन ये सोचो ना, एग्जाम टाइम तक इतना भी बेटा याद रखना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतनी चीजें हो जाती है ना कि ये भी अच्छे से कोई याद रख ले जाना बड़ी बात है। देखो ये यूनिट सेल बनाया मैंने, क्यूबिक है, नहीं 14 बोलेंगे, 28 क्यों बोलेंगे, मैंने बोला कि 14 टाइप ऑफ यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड ब्रेविस लैटिस। अब देखिए मान लो एक क्यूबिक लिया, ए बी सी, इसमें तीनों एज लेंथ बराबर है, ठीक है, ये क्यूबिक यूनिट सेल है, क्लियर। अभी देखो, मैं कह रहा हूं कि क्यूबिक में एंड सेंटर्ड होता है, मान लो, हालांकि होता नहीं है, फेस सेंटर्ड होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है और प्रिमिटिव होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो, चलो आप मान लो कि एंड सेंटर्ड होता है, ठीक है। तो एंड सेंटर्ड में लैटिस पॉइंट कहां होते हैं बेटा, कॉर्नर्स पे प्लस, बोलो, सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिंग फेस, तो ये मैंने बना लिए, ठीक है, ऐसे बना लिए, क्यूबिक सिस्टम है, इसमें मैंने मान लिया कि एंड सेंटर्ड होता है, मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए कि एंड सेंटर्ड होता है। अब चलो मैं इनको कनेक्ट कर रहा हूं, देखिए, रुक जाओ भाई, ठीक है, यूनिट सेल मैंने बोला सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने मान लो इन दोनों को क्लब किया, अब देखो जो ये यूनिट सेल बन रहा है इसकी डायमेंशन क्या है, ये वाली लेंथ ए, ये a/√2 और ये भी a/√2, देखिए आप, ठीक है बेटा, मैंने बोला हाँ ये तो टेट्रागोनल बन गया, आप देखो ये टेट्रागोनल का प्रिमिटिव यूनिट सेल बन गया, देखो यहां से अगर मैं देखूं इसको तो ये टेट्रागोनल का यूनिट सेल बन गया, यहाँ लैटिस पॉइंट है, यहाँ है, तो मैं टेट्रागोनल को 2 बार क्यों काउंट करूंगा बेटा, है ना। तो या तो बाकी 14 रिपीट हो रहे हैं या उनके अंदर जो सिमेट्री एलिमेंट्स है वो फॉलो नहीं हो रहे, इसीलिए देयर आर ओनली 14 टाइप ऑफ पॉसिबल यूनिट सेल। तो ये जो 14 टाइप ऑफ पॉसिबल यूनिट सेल है, ऑफ पॉसिबल यूनिट सेल,
लैटिसेस भी बोल सकते हैं आप इनको, लैटिसेस, these are called brevis lattices. क्रिस्टल सिस्टम कितने बेटा 7 है, क्रिस्टल सिस्टम कितने 7 है, बट ब्रेविस लैटिस कितने 14। हाँ वेदानंद समझ में आया तुम्हें ये बात कि क्यूबिक यूनिट सेल में एंड सेंटर्ड क्यों नहीं होता, क्लियर है ये अभी। क्योंकि वापस से वहां से अगर मैं बात करूं तो टेट्रागोनल का प्रिमिटिव यूनिट सेल रिपीट हो रहा है, ठीक है बेटा, क्लियर है ना अभी तक इतना सबको, ये याद होना चाहिए। अब देखिए इसमें सवाल कैसे पूछे हैं, है ना, कि जैसे पूछा है मोस्ट अनसिमेट्रिकल लैटिस, दैट इज ट्राइक्लिनिक, ठीक है। फिर ये पूछ दिया है कि ऑर्थोरोम्बिक के लैटिस पैरामीटर्स क्या हैं, मोनोक्लिनिक के बारे में पूछा हुआ है, तो ये हमें याद होने चाहिए, और इनमें कौन कौन से टाइप यूनिट सेल के हो सकते हैं ये भी याद होने चाहिए। अब जैसे बात करूं कि मोनोक्लिनिक और टेट्रागोनल ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 यूनिट सेल केवल एग्जिस्ट करते हैं, मोस्ट सिमेट्रिकल क्यूबिक वन, ठीक है। 3 सिस्टम ऐसे हैं जिनमें केवल एक यूनिट सेल होता है, हेक्सागोनल, रंबोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। हाँ यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, आए हुए हैं क्वेश्चंस यहाँ से, जेई मेंस के अंदर भी आई थिंक एक बार एडवांस में भी सवाल पूछे इससे, ठीक है। तो ये आपको पूरा याद रखना है, ब्रेविस ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है वो उसको याद करना है आपको। अगर इतना आपके समझ में आ गया हो तो कहिए तो आगे चले, अगर इतना सभी को क्लियर हो तो चले आगे, ठीक है चलिए आगे देखते हैं इसमें फिर। बेटा एक क्यूब ड्रॉ कर रहा हूं मैं, क्यूब की प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे बताइए नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं इसमें, कॉर्नर्स कितने हैं 8, दिख रहे हैं सबको, क्लियर। फेस कितने हैं बेटा 6, मालूम है, फेस 6 है बेटा, 8 नहीं आशुतोष, 6 फेसेस हैं, है ना। नंबर ऑफ एज की बात करें तो एज आर 12, ये एज है, 2 कॉर्नर को अगर आप मिलाओगे तो एज फॉर्म होगी, देखिए 12 एजेस है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्लियर। बॉडी सेंटर बेटा एक है, सेंटर ऑब्वियसली एक ही होगा, फेस पे कितने डायगोनल हो सकते हैं, देखिए फेस पे 2 डायगोनल पॉसिबल है, इस तरीके से फेस डायगोनल, अगर ए एज लेंथ का क्यूब है तो इस बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होगी √2a। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फेस डायगोनल हो कितने सकते हैं टोटल, दे आर 12, एक फेस पे 2, टोटल 6 फेस है, तो 6 इंटू 2 12 फेस डायगोनल पॉसिबल है। नेक्स्ट आते हैं बॉडी डायगोनल पे, बेटा बॉडी डायगोनल देखो कैसे देखते हैं, मेरे पास ऊपर 4 पॉइंट है, 1 4 3 4, ये 4 पॉइंट ऊपर देख रहे हो आप लोग, क्लियर है ना, 4 पॉइंट ऐसे ही नीचे है, 5 6 7 8, क्लियर। ऊपर वाले हर एक पॉइंट को नीचे वाले उसके अपोजिट पॉइंट से आप मीट करवा दो, जैसे अगर मैं सपोज ये वाला पॉइंट लू ना, तो ये ऊपर वाला पॉइंट है, इसका नीचे अपोजिट पॉइंट ये वाला है, तो ये एक बॉडी डायगोनल बन गया, जिसकी लेंथ कितनी होगी √3 है, क्लियर। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है, 4 बॉडी डायगोनल हो सकते हैं,
तो बेटा टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स आर 4। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर बेटा किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? बॉडी डायगोनल बेटा ऊपर 4 पॉइंट है, ऊपर देखिए स्क्वायर बन रहा है, नीचे भी स्क्वायर बन रहा है। तो स्क्वायर का एक कॉर्नर पकड़ के नीचे वाले स्क्वायर के अपोजिट कॉर्नर से मिलाना। 6 फेस कैसे हुए बेटा? ये देखो, ये एक ऊपर वाला फेस है, ये नीचे वाला फेस, 2 फेस हुए। दाएं और बाएं वाले 4 हो गए, फ्रंट और बैक वाले 6 फेसेस हैं टोटल। बॉडी डायगोनल H12 कैसे हुए? एस तो बताया था मैंने चीजें काउंट करके कि ऊपर एक स्क्वायर बन रहा है, ऊपर ये एक, चलो देखते जाओ, मेरे पेन जहां पे मैं रिपीट कर रहा हूँ वहां देखते जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रूम बेटा क्लास में अगर हम लाइव मतलब ऑफलाइन क्लास में रूम से ही बताता हूँ मैं सारी चीजें। और किसी को फेस क्लियर हो गया, एज क्लियर हो गई। बॉडी डायगोनल ऊपर ये 4 पॉइंट है, देखो ये कॉर्नर दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट ऊपर है और ये 4 पॉइंट नीचे है। ऊपर वाले किसी पॉइंट को नीचे वाले अपोजिट पॉइंट से मिलाना है। हाँ ये भी सही आइडिया है। ऊपर देखो ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर वाले पॉइंट को नीचे वाले अपोजिट पॉइंट से मिलाना है। तो 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे इस तरीके से, ऊपर भी 4 पॉइंट है, नीचे भी 4 पॉइंट है, अपोजिट पॉइंट्स मिलाने। फेस डायगोनल बेटा एक फेस पे 2 डायगोनल है, कोई भी फेस पकड़ लो, हर फेस पे 2 डायगोनल है, टोटल 6 फेसेस हैं, तो 6 into 2 12 फेस डायगोनल हुए। अब फेस डायगोनल देखना है, कोई भी एक फेस पकड़ लिया, ये फेस है सपोज, है ना, तो इस फेस पे कितने डायगोनल बन रहे हैं? 2 1 2। टोटल नंबर ऑफ फेसेस आर 6, तो 6 into 2 दैट इज 12 फेस डायगोनल्स। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ध्यान से देखना। दो यूनिट से नहीं बेटा, ये है ना। बताओ कितने टोटल यूनिट सेल हैं? 4। सबको 4 दिख रहे हैं? ठीक है, गुड। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना बेटा कि यहाँ पे एक एटम रख रहा हूँ, ठीक है। इस एटम का कुछ पोर्शन इन चारों यूनिट सेल में दिख रहा होगा, बताइए। इन चारों यूनिट सेल में एटम का कुछ पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा ना। ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूं ना कि हर तरफ यूनिट सेल प्रेजेंट है, मतलब इनफाइनाइट तक ये यूनिट सेल बैठे हुए हैं, मतलब एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, हर तरफ यूनिट सेल, सिमेट्रिकल यूनिट सेल का पैटर्न हर जगह है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल होगा, इसके ऊपर भी यूनिट सेल होगा, इसके ऊपर भी यूनिट सेल होगा, इसके ऊपर भी यूनिट सेल होगा।
बताइए। तो ये जो बॉल है वो कितने यूनिट सेल में कॉमन है? चार कैसे बेटा? मैंने आपको बताया ना कि चार ऊपर भी यूनिट सेल है, तो ये बॉल चार और यूनिट सेल में ऊपर भी जा रही होगी। तो टोटल कितनी यूनिट सेल में ये बॉल कॉमन है? 8 यूनिट सेल के अंदर, है ना? तो एक, अगर ये बॉल 8 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो हर यूनिट सेल में इसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा? दैट इज 1/8। देख लो, ध्यान से समझ लो, नई बात समझ में आई फिर से पूछ लो। अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आई तो फिर से पूछ लीजिए। मैंने एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट सेल बताया, कॉर्नर पे एक एटम रखा और देखा कि वो एटम जो है वो 8 डिफरेंट यूनिट सेल के अंदर कॉमन है। ठीक है, तो अगर वो 8 यूनिट सेल के अंदर कॉमन है, तो एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर उसका कितना फ्रैक्शन मिल रहा होगा? दैट इज 1/8। हाँ, चार के ऊपर चार है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम इज 1/8, क्योंकि कॉर्नर जो है वो 8 यूनिट सेल के अंदर कॉमन होता है। हर एक कॉर्नर 8 क्यूब के अंदर आपको दिखेगा, हर कॉर्नर एक क्यूब में जाएगा। नहीं देखना है, मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक के एग्जांपल नहीं देखना है बेटा, जो पढ़ा रहा हूँ उस पर अभी फोकस करो। अभी देखिए, जैसे एक और यूनिट सेल बना रहा हूं मैं। चंचल मन को बांध के रखिए। ठीक, इस तरीके से मान लो मैंने यहां से नाम लिख लिया इस, ये देखो ये एक फेस ले लिया, ए बी सी डी। फेस समझ में आ रहा है? ABCD, ये फेस सबको दिख रहा है? कुणाल कोस्ता, जितनी बातें बता रहा हूँ उसमें ध्यान दो। अभी एज के बारे में बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा यार, कुछ भी नहीं छूटेगा। अभी जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करो, फालतू फंड की चीजें इधर उधर नहीं। आपको ये फेस दिख रहा है ABCD? अच्छा, मैंने क्या किया ना बेटा, कि इस फेस पे सिमेट्रिकली एक बॉल प्लेस कर दी, इस फेस पे सिमेट्रिकल है ये। तो बताओ, ये जो बॉल होगी वो इन दोनों क्यूब में जा रही होगी, इस वाले क्यूब में भी मिल रही होगी, इसमें भी मिल रही होगी। तो बेटा इस बॉल का कितना पोर्शन हर क्यूब में आ रहा है? 1/2। 1/2 आ रहा है। तो फेस के सेंटर पे रखा एटम 1/2 कंट्रीब्यूट करता है पर यूनिट सेल। ठीक है, फेस के सेंटर पे रखा एटम 1/2 कंट्रीब्यूट करता है हर यूनिट सेल के अंदर। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। चलो मान लो ये एज है AB, एज है ना, एज टोटल 12 होती है, ये एज मैंने ले ली AB। मान लो इस एज को पूरा ढकना है, कितने यूनिट सेल टोटल लगेंगे? सही है, चार लगेंगे बेटा।
हाँ, इसके अलावा 3 और, है ना। विधि इसके अलावा कह रही होगी ना कि 3 और, पता नहीं, कई बार मैं नाम में कंफ्यूज रहता हूँ, तो अगर विधि मेल तो नहीं होना चाहिए। तो बेटा 4 टाइप ऑफ यूनिट सेल लगेंगे। तो देखिए यहां से 1 2, देखो इस वाले यूनिट सेल में भी एज कॉमन है, कॉमन है ना। बेटा मैं, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझसे, हर्षित ने शायद कहा है कि तेज बोलो सर। देखो माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ, ये देखो माइक्रोफोन लगा हुआ है। अगर कहीं भी आपको डिस्टरबेंस लगे ना, तो पहले अपना सिस्टम चेक करो, है ना बेटा, क्योंकि मैं हाई स्पीड इंटरनेट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं बहुत ज्यादा लाउडली भी नहीं बोल सकता, मैं क्लास में तो हूँ नहीं कि बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा। सबको आराम से कंफर्टेबल वे में सुनाई दे रहा होगा। मेरे आसपास भी बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो मैं केबिन में बैठ के अगर चीखूंगा ना जोर जोर से, तो सबको ये लगेगा कि ये पागल हो गया। तो देखिए अभी ये एज जो है ए बी, इन 2 यूनिट सेल में दिख रही है आपको। ठीक है, अभी देखो, देखो इस एज ए बी की बात कर रहा हूं, ये चारों यूनिट सेल के अंदर बैठी होगी। बताओ बेटा, चारों में होगी ना। तो अगर मैं एक एटम यहाँ पे प्लेस कर दूं इस एच पे, तो ये एच कितने यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बताइए। 4, यानी एच पे रखे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4। क्लियर, क्लियर है सबको। ठीक है बेटा, एक यूनिट सेल ऐसे बनाया, बॉडी के सेंटर एक ही होंगे। अब इस बॉडी सेंटर में एक एटम प्लेस कर दिया, क्या ये किसी के साथ शेयर कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। इसका नेट कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1। क्लियर। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं, अगर इनको अगर मैं समराइज कर लूं, तो अगर मैं बोलूं, तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते कितने हैं बेटा। इधर मैं लिख रहा हूं नंबर, ये पोजीशंस लिख लो, इधर लिख लूं कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इन ए यूनिट सेल। कॉर्नर्स कितने बेटा, 8। हर कॉर्न 12 कैसे हो गए कौशल, मार खाओगे क्या। एक है इसमें सेटअप है कि कंप्यूटर से एक हाथ निकलेगा, धड़ाम से पड़ेगा। नहीं, कोऑर्डिनेशन में बताऊंगा क्या होती है, अभी सब समझाओगे धीरे धीरे, स्टेप वाइज चलो। ठीक है, कॉर्नर्स कितने हैं, 8। हर कॉर्नर का बेटा कंट्रीब्यूशन 1/8। चितिस तेरे पे ट्राई करूंगा बेटा, करना सर एक बार। फेस कितने हैं, 6। हर फेस पे रखे एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2। एज कितनी है, 12। कंट्रीब्यूशन 1/4। बॉडी सेंटर कितने हैं, 1। कंट्रीब्यूशन इज 1। ये सबको क्लियर है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए बेटा। क्वेश्चन लिखिए। A compound made up of element A, B, and C. A compound made up of element
A, B and C atoms of A are present at all the corners atoms of A are present all the corners atoms of B are present at all the face centers and atoms of C are present at half of the edge centers. Write the empirical formula of compound. Write the empirical formula of compound. Write the empirical formula of compound. सभी लोग बना लो आंसर, सभी लोग सॉल्व कर लें। देखो एक होड़ होती है जल्दी जवाब देने की, वो गलत तरीका है। भले आप समय लो बट सही जवाब देना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जल्दी जवाब देने से। तो सोच समझ के बेटा सही जवाब दो। बेटा क्वेश्चन सामने लिखा है, स्क्रीन पे देखो ना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अच्छा बताओ, सुनो ध्यान से सुनो। ए बी सी कॉर्नर कितने होते हैं? 8। सारे भरे हुए हैं, सारे कॉर्नर्स पे एटम है, इनटू हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। यहां से 1 मिला, ठीक है। फेस कितने होते हैं बेटा? बी फेस पे प्रेजेंट है, फेस 6 होते हैं, हर फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2, यहां से 3 मिला। क्लियर? एज कितनी होती है? 12। हाफ ऑक्यूपाइड है, यानी 6 एज केवल ऑक्यूपाइड है, बाकी 6 एज खाली है। तो 12 इंटू हाफ, 6 एजेस आर फिल्ड। और हर एज पे कितना पोर्शन मिलता है? इट इज 1/4। ठीक है, तो ये 6/4 आ गया। 6/4 का मतलब 3/2। अब मैं रेशियो निकाल रहा हूं, 1 3 3/2, 1 3 3/2। सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा बेटा? 2 6 3। कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A2B6C3। ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। कितने लोगों का सही था? फटाफट बोलो। ओके गुड। 12 13। जैसे सही पूछा ना तो हैंड रेज कर सकते हो वहां पे, है ना? तो उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कितने लोग सही कर रहे हैं। जबरदस्ती कहने की जरूरत नहीं है, जहां पे अपनी गलती हो, अपनी गलती पहचानी है और उसको सुधारने की कोशिश करिए। कोई भी शो ऑफ नहीं करना है। 3/2 कैसे आया? देखो बेटा ये 3/2 कैसे आया उसको समझ लो, है ना। बेटा एज कितनी होती है? 12। और सारी एजेस फिल्ड नहीं है, हाफ ऑफ द एज फिल्ड है। देखिए यहाँ पे लिखा है हाफ ऑफ द एज सेंटर में प्रेजेंट है, यानी 6 एजेस भरी हुई हैं। 12 एजेस होती है, हाफ ऑफ द एज ऑक्यूपाइड है, यानी 6 एजेस भरी हैं, और हर एज पे 1/4 पोर्शन प्रेजेंट होता है। तो 6 इंटू 1/4 दैट इज 3/2। 2 3 कैसे आया सर? बेटा अब मैं इतना तो कैसे बता दूं, रेशियो आपको समझना पड़ेगा। रेशियो निकाला है मैंने।
263 है ना। ये जो फ्रैक्शन है इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया है। क्लियर है? एक और चलो लिख लो, एक और लिख लो, एक और लिखिए क्वेश्चन। ए कंपाउंड इज मेड अप ऑफ एलिमेंट ए एंड बी A are present at 3/4 of corners। A जो है 3/4 corners पे, and B is present at face centers ठीक है। आगे सुनिएगा पूरी, अरे सवाल बेटा पूरा हुआ नहीं, आंसर बता दिया। if one of the B atom is missing from its lattice position, if one of the B atom is missing from its lattice position, what will be the empirical formula of compound? If one of the B atom is missing from its lattice position, what will be the empirical formula of compound? बेटा क्वेश्चन में कैसे इतना बड़ा सवाल देख रही है, बोर्ड नहीं है बेटा ये। सवाल सुन लो कि A जो है वो 3/4 ऑफ कॉर्नर्स पे बैठा है, B फेस सेंटर पे बैठा है। If one of the B atom is missing from its lattice position, what should be its empirical formula? ये क्वेश्चन है। आंसर देने की होड़ मची हुई यार ये तो। गुड, अच्छा लगा ये देख के। चलो देखो बेटा, देख लेते हैं क्या आंसर होना चाहिए। ताजा ताजा एकदम बिल्कुल तुरंत का बना हुआ सवाल है, देख लेते हैं। देखिए कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8, ठीक है। भरे हुए सारे नहीं है, 3/4 भरे हैं, इसका मतलब 6 कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड, 3/4, 6 कॉर्नर भरे हुए हैं, ठीक है। क्लियर? अब देखिए फेस सेंटर बेटा कितने होते हैं? 6, लेकिन वन ऑफ द एटम इज मिसिंग फ्रॉम इट्स पोजीशन, इसका मतलब 5 फेस सेंटर भरे हुए, ठीक है। इतना समझ में आया? अन्या पहले समझो, जो बता रहा हूं समझो उसको। कॉर्नर 8 है, 3/4 कॉर्नर ऑक्यूपाइड है, यानी 6 कॉर्नर ऑक्यूपाइड है, फेस सेंटर 6 है, एक लैटिस पॉइंट मिसिंग है अपने फेस सेंटर से, इसका मतलब 5 फेस सेंटर पे बैठे हुए एटम, ठीक है। अब आ जाते हैं ए बी, कॉर्नर कितने भरे हुए हैं? 6, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस कितने ऑक्यूपाइड है? 5, हर फेस सेंटर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2, तो ये आया बेटा 3/4, और ये कितना आया? 5/2। अब रेशियो निकालना है, कितना हो गया? रेशियो विल बी 3:10, यही होगा ना। फॉर्मूला ऑफ विल बी A3B10। बताइए क्लियर है सबका? अब की कितने लोगों का सही था, फटाफट बताओ। गुड,
गजब 49 55 61 64 65। अच्छा जबरदस्ती नंबर नहीं बढ़ाने। इतना आता है सबको, इतना बिल्कुल क्लियर है। बेटा इतना बिल्कुल क्लियर है। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। चलो आगे सीखते हैं। एक यूनिट सेल ड्रॉ कर रहा हूं मैं। त्यागी जी आज ही नहीं, हमेशा सिंसियर रहना 1 साल तक। कॉलेज में जाके जितने मजे मारने मार लेना, लेकिन यहाँ पे अभी 1 साल बहुत सिंसियर रहना है। चलो इधर देखो। अब यहाँ पे मान लो मैंने एक एटम प्लेस कर दिया, ठीक है, और ये क्यूब बना रखा है जिसके डायमेंशन नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि इस ए डायमेंशन पे कितने एटम इसको दिख रहे होंगे। देखो देखो देखो, ये एक दिख रहा, मैं इसको रेफरेंस मान रखा है। चलो इसको हटा के इसका कलर बदल देते हैं यार। अब क्या, अब तो कैसे हटेगा, हट जाओ, ये हट रहा, कोई बात नहीं। अंडू कर दो, ओके, यस, हो गया। ये देखो, एक एटम ये डिस्टेंस पे, ये भी ये डिस्टेंस पे मिलेगा, ये भी ये डिस्टेंस पे मिलेगा, दिख रहा है। बताइए। तो बताओ ऐसे, अगर मान लो कि यूनिट सेल इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है। मुझे अभी आप लोग, मैं मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, ये आप लोगों ने हाथ जो हैंड रेज कर रखे है ना, वो हट जाएगा तो मुझे अपनी शक्ल दिख सकती है। हाँ अभी ठीक है। तो अब बताओ ना, टोटल अगर सपोज ये बहुत सारे इनफाइनाइट यूनिट सेल रखे हुए हैं अलोंग एवरी डायरेक्शन, तो टोटल कितने इक्वी डिस्टेंस इस ब्लू वाले से एटम हो सकते हैं ए डिस्टेंस पे। 24 रॉन्ग है, 6 हो सकते हैं। बेटा देखिए कैसे 6 हो सकते हैं, ध्यान से देखो। इस लाइन को आगे बढ़ाओ, इस लाइन को भी आगे बढ़ाओ, इस लाइन को भी ए डिस्टेंस पे आगे बढ़ाओ, और अब देखो इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी और नहीं है। 4 5 6। अब देखो, तो नंबर ऑफ equidistant atom from corner position at a distance of a are 6। क्लियर, बताइए बेटा। इतना समझ में आया। चलिए आगे देखिए। ये मैं जो आपको सिखा रहा हूं ना, ये इस चैप्टर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर ये सबके समझ में आ गया ना, तो ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। अभी चैप्टर पूरी तरीके से शुरू नहीं हुआ है। अब जैसे मान लो ना, ये एटम रखा, एक दूसरा लेते हैं, ठीक है। बॉडी डायगोनल पे है, बताओ बेटा, क्या ये बॉडी डायगोनल पे है।
है ना। तो इस रेड वाले से ऐसे कितने ब्लू वाले और हो सकते हैं 3 डायमेंशन में? अच्छा ये बताओ कि इस ये जो कॉर्नर दिख रहा है रेड वाला, इससे कितने क्यूब जाएंगे? इस कॉर्नर से कितने क्यूब टोटल पॉसिबल जा सकते हैं टोटल 3 डायमेंशन में? 8 बेटा, 8 नमन, 4 एक प्लेन में और 4 इसके ऊपर। 4 इस प्लेन में दिखेंगे और 4 इन सबके ऊपर भी तो बनेंगे ना, 8 बनेंगे ना। और एक क्यूब के अंदर एक बॉडी डायगोनल जाएगा अगर मैं कॉर्नर फिक्स कर दूं। तो टोटल बॉडी डायगोनल कितने हुए एक कॉर्नर से जाने वाले 3 डायमेंशन में? 8 होंगे। ऐसे कितने बॉडी डायगोनल इस रेड वाले से जाएंगे? बताओ मुझे, जवाब दो। अब तो सुनीत भी सही बता रहा है भाई, ये भी सीख गया। धीरे धीरे सबका लेवल बढ़ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, बट थोड़ा थोड़ा अपग्रेडेशन सबके अंदर आ रहा है। ऑब्वियसली जो फोकस रहेगा, जो सीखने की कोशिश करेगा, उन सबके समझ में आएगा। 8 जाएंगे टोटल। भी कॉर्नर 8 क्यूब में जा रहा है, हर क्यूब के अंदर एक बॉडी डायगोनल दिख रहा है, तो ऐसे टोटल 8 बॉडी डायगोनल होंगे। और ये लेंथ कितनी होगी इस बॉडी डायगोनल की? √3 है। बताइए। क्लियर है? अच्छा, अब देखो अगला पॉइंट समझना है। मान लो मैंने यूनिट सेल बनाया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक एटम रख दिया, ठीक है। इस एटम से कितने फेस मीट कर रहे हैं? कितने फेस इस कॉर्नर पे आके मिल रहे हैं? नंबर ऑफ फेस बताओ पहले मुझे। नंबर ऑफ फेस बताओ जो इस कॉर्नर से मिल रहे हैं। बेटा फेस पूछ रहा हूं जो इस कॉर्नर से मिल रहे हैं। फेस, फेस ये हुआ, जैसे देखो मैं नाम रख दे रहा हूं इसका, ये मेरा फेस हुआ A B C D, ये फेस हुआ। फेस, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर पूछ रहा हूँ, साइड डिस्टेंस नहीं पूछ रहा बेटा। कितने फेसेस मिल रहे हैं इस कॉर्नर पे? अरे यार पाइथागोरस क्यों लगानी। ये देखो एक फेस मिल रहा है इस कॉर्नर पे ABCD, इस कॉर्नर से 3 फेसेस जा रहे हैं ABCD। फिर मान लो इसको EF नाम रख दिया, तो एक फेस ये हो गया, ये वाला। पाइथागोरस लगा रहे हो यार, ये भी कॉमन तो फेस है ना इस कॉर्नर से जाने वाला। तो इस फेस का नाम क्या हुआ? DBEF। एक ये पीछे वाला फेस भी तो इस कॉर्नर से कॉमन है। देखो इस कॉर्नर से जाने वाले तीनों फेस मैंने लोकेट कर रखे हैं, कॉर्नर से कॉमन ये 3 फेसेस हैं। देखो बेटा 3 हुए ना, इस कॉर्नर से इस यूनिट सेल के अंदर 3 फेसेस जा रहे हैं। ये 3 दिखे कि अरे 12 8 15 18, ये छोड़ो, पहले ये बताओ ये 3 दिखे कि नहीं आपको? इस कॉर्नर से जाने वाले 3, अरे यार जहां जिस रूम में बैठे हो ना, उस रूम का कॉर्नर
सर लेफ्ट नहीं हुए, वो अपने आप नेटवर्क चला गया था। अभी सुनाई दे रही है मेरी आवाज? स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है? ओके। स्क्रीन नहीं है? ओके। अभी स्क्रीन आ गई? ठीक है, चलिए अब ये दिखा आपको कि कॉर्नर से 3 फेस मिल रहे हैं। ये दिखा कि हर कॉर्नर पे आके 3 फेस मिल रहे हैं। तो बेटा कॉर्नर कितने क्यूब में, ये बताओ। कॉर्नर कितने क्यूब में जा रहा होगा? 8। और हर कॉर्नर पे 3 फेस मिल रहे हैं, टोटल 24 फेस होने चाहिए, बट 12 होते हैं। 12 होते हैं बेटा। सुनो क्यों 12 कैसे होते हैं, ये समझिए। अच्छा, ये वाला जो फेस आपने देखो, ये वाला फेस आपने जो काउंट किया था, ये जिसका नाम ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दिख रहा है आपको? ये फेस दिख रहा है आपको? अब यही फेस ना इसी कॉर्नर से जा रहा है, और देखो ये वाला क्यूब भी इस फेस को शेयर कर रहा है। देखो जरा, कर रहा है कि नहीं? इसी कॉर्नर से ये क्यूब भी जा रहा है, और इस फेस को 2 क्यूब मिलके शेयर कर रहे हैं। तो बेटा हर फेस को आपने 2 बार काउंट किया है, इसलिए मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं। तो कॉर्नर से जाने वाले नंबर ऑफ फेसेस 12 होते हैं। बताइए। एक बार और बता देता हूं। जैसे देखो, इस कॉर्नर से 3 फेस जा रहे हैं, उन 3 फेसेस के नाम लिख दे रहा हूं। एक तो ये बैक वाला फेस, ये ऊपर वाला फेस, और ये साइड वाला फेस। ठीक है। अब जैसे ये थर्ड वाला जो फेज जहाँ पे 3 नंबर लिखा है, अगर मैंने बोला कि बहुत सारे क्यूब बने हुए, इनफाइनाइट तक क्यूब्स है, मैं किसी एक पर्टिकुलर क्यूब को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हर क्यूब इक्वी मतलब सिमेट्रिक है, एक जैसे हैं, सारे क्यूब एक जैसे रखे हुए हैं। तो ये जो थर्ड नंबर वाला फेस है, देखो अगर मैं बाजू में एक क्यूब बना लूं, तो उससे भी तो यही कॉर्नर जा रहा है, और ये फेस दोनों मिलकर शेयर कर रहे हैं इस फेस को। यानी आपने इस फेस को 2 बार काउंट किया है। ये फेस इसमें कॉमन तो है ही, इस क्यूब मान लो इस क्यूब 1 लिख रहा हूं इसको, क्यूब 2 में भी आ रहा है ये वाला फेस जिसका नाम है DBEF। ये वाला फेस दोनों क्यूब में मिल रहा है। बताइए, तो क्या मतलब हुआ कि आपने हर फेस को 2 बार काउंट किया है। अगर आप हर फेस को 2 बार काउंट कर रहे हो, तो ये 24 नहीं 12 होंगे। हमें डिफरेंट फेसेस बताने हैं ना। ध्रुव अग्रवाल 16 कैसे होंगे, आप मुझे बताइए। अच्छा, कुछ कह रहे हैं 8 होगा, गुड। सबकी अपनी अपनी गणित है। बेटा कॉर्नर से 3 फेस जा रहे हैं, कॉर्नर 8 क्यूब में जा रहा है, तो 8 इंटू 3 24 होना चाहिए। बट हर फेस आप 2 बार, अब जैसे ऊपर वाला फेस है, देखो ऊपर वाला फेस क्या होगा, ऊपर वाले फेस में भी तो ये कॉमन है ना। देखो ये वाला फेस दोनों में कॉमन है,
तो आपने 2 बार काउंट किया इसको। ठीक है, हर फेस को आप 2 बार काउंट कर रहे हो बेटा। ठीक है, इसीलिए मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, हर फेस को आपने 2 बार काउंट किया है। इतना क्लियर है? जरा एक बार रिकैप ले लेते हैं, जो पढ़ा देख लेते हैं उसको, क्या क्या पढ़ा। युक्ता, अच्छा ये देख बेटा, सबसे सही तरीका है, जिस रूम में आप बैठे हो उसको देखो, जिस कॉर्नर पे आके 3 फेस मिल रहे हैं, देखो जरा, जिस रूम में आप बैठे हो देखो उसको। देखा आपने? क्षितिज बच गया बेटा तू इस बार, देखा ना? अब एक कोई फेस देख लो जो उस कॉर्नर से मिल रहा हो, कोई एक फेस देख। ठीक है, देखो वो फेस बगल वाले रूम में भी तो कॉमन है, उसी कॉर्नर से जा रहा है, तो उस फेस को आप 2 बार काउंट कर रहे हो ना। तो अगर 2 बार काउंट कर रहे हो तो हमें तो डिफरेंट फेसेस बताने हैं, तो अलग अलग तो आधे ही हो जाएंगे ना, हाफ हो जाएंगे, इसीलिए डिवाइड किया 2 से। अभी क्लियर है? अबे कह रहा है हमारा रूम तो सिलेंडर शेप का है, हम कैसे देखें? बेटा सिलेंडर शेप का कहाँ रूम होता है? चलिए, लोचा नहीं है बेटा, ये अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एक कह रहा है सर्कस में बैठा होगा। हाँ, इमेजिनेशन है, टोटल इमेजिनेशन है। देखिए यहां से सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस की बात की। ठीक है, अबे गुड्डू भैया किसको बोल रहे हो तुम लोग? ये गुड्डू भैया कौन है? चलो इधर देखो, फालतू नहीं, इधर देखो आप। हाँ, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, बता दूंगा। नंबर ये है मेरा, नाम मेरा है विपुल कुमार राय, इन शॉर्ट वीकेआर सर बोलते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट नेम है मेरा। तो देखते चलो, स्लाइड देखते चलो क्या क्या बताया। फिर लेटिस पैरामीटर बनाया, एबीसी अल्फा बीटा गामा, टोटल 6 लेटिस पैरामीटर्स हैं। टाइप ऑफ यूनिट सेल 2 होते हैं, प्रिमिटिव लेटिस पॉइंट कॉर्नर्स पे, सेंटर्ड में बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, ये 3 होते हैं। ठीक है, फिर 7 क्रिस्टल सिस्टम है, 7 क्रिस्टल सिस्टम, ये याद रखना है, अगली क्लास में पूछूंगा। जिसने भी गलत जवाब दिया किसी क्वेश्चन में, उससे लैटिस पैरामीटर्स पूछूंगा। 14 टाइप ऑफ पॉसिबल लैटिसेस, जिनको ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। ये बताया आपको बेसिक फंडामेंटल्स। कॉर्नर एटम 1/8 कंट्रीब्यूट करता है, फेस पे रखा एटम 1/2 कंट्रीब्यूट करता है, एज पे रखा एटम 1/4 कंट्रीब्यूट करता है, बॉडी सेंटर पे रखा 1।
ठीक है, ये सवाल करे, सवाल देखना ध्यान से। कॉर्नर से ए डिस्टेंस पे 6 इक्वी डिस्टेंट पॉइंट मिलेंगे। आठ बॉडी डायगोनल जाएंगे कॉर्नर से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉर्नर से जाने वाले नंबर ऑफ फेस, टोटल फेस फ्रॉम ए कॉर्नर इज इक्वल टू 12। ये ध्यान रखिएगा। नहीं, कोऑर्डिनेशन मैं बताऊंगा कहाँ क्या कोऑर्डिनेशन है, अभी बेटा स्टेप वाइज मैनर में चलने दो, है ना, धीरे धीरे, ताकि सबको समझ में आए। होमवर्क अगली क्लास से मिलेगा, नेक्स्ट क्लास से आपको होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं फाउंडेशन पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, जब फाउंडेशन मजबूत होगी तो अपने आप सब सही हो जाएगा। चलिए, मैं हैंड आउट आपको शेयर कर रहा हूँ, इसके बाद क्लास ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग जा भी सकते हो, मैं हैंड आउट शेयर कर दूंगा। ठीक है बेटा।